हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास से राजा राम मोहन रॉय और उनका भारतीय राजनीति में योगदान इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो चलिए इस विषय को यहाँ प्रारंभ करते हैं। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय राजनीति में योगदानों का मूल्यांकन करें। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। वह आने वाली संस्कृति और सभ्यता के विराट रूप में एक शिखर के समान थे। वे मानवतावाद के दूत और आधुनिक भारत के पुरखा पिता थे। उन्होंने देश में व्याप्त कुप्रथाओं और कुरीतियों को दूर करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। भारतीय समाज ने पाश्चात्य सभ्यता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न रूप से व्यक्त की थी। एक और तो पुरानी परंपराओं के लोग थे जो पाश्चात्य विचारधारा की सभी बातों में तथा अंग्रेजी नीतियों में केवल अनिष्ट ही अनिष्ट देखते थे। दूसरी ओर बंगाली अतिवादी थे जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे। वे पाश्चात्य विचार मूल्यों के प्रति श्रद्धा रखते थे और भारतीय धर्म तथा संस्कृति के प्रति घृणा रखते थे। राजा राम मोहन राय ने दोनों के बीच का मार्ग चुना। वे पाश्चात्य युक्तियुक्त विचार, वैज्ञानिक विचारधारा, मानव सेवा के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे, परंतु भारतीय धर्म एवं संस्कृति के प्रति भी अनदेखी करने के उद्यत नहीं थे। पादरी प्रचारकों के प्रचार एवं दुर्वचनपूर्ण भाषा के प्रति उनकी प्रतिक्रिया बहुत कड़ी थी। वास्तव में उनका हृदय पूर्व एवं पश्चिम के उत्तम तत्वों के समन्वय में लगा था, जिसे वे समकालीन भारतीय स्थितियों में स्थापित करना चाहते थे। उन्हें सत्य ही भारत के आधुनिकीकरण के रूप में स्मरण किया जाता है, क्योंकि उनके अत्यधिक और भिन्न भिन्न कार्यों से, विशेषकर सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के कारण, पश्चिमी शिक्षा पद्धति के प्रसार के लिए किए गए कार्य के कारण, नागरिक अधिकारों के समर्थन के कारण, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के समर्थन के कारण, संसार में संवैधानिक आंदोलन के समर्थन के कारण, इन सभी कारणों के फलस्वरूप भारत में एक उदारवादी और विश्व मित्रता की भावना तथा आधुनिक विचारधारा का सूत्रपात हुआ। समाज सुधार के क्षेत्र में तो वे सत्य ही प्रभात का तारे के समान थे। उनका मुख्य उद्देश्य स्त्रियों के प्रति अधिक उत्तम व्यवहार प्राप्त कराना था। अमानुषिक सती प्रथा को समाप्त करवाने के लिए जो प्रयत्न उन्होंने किए, वे इतने विख्यात हैं कि उसका विवरण देने की आवश्यकता ही नहीं है। वह समकालीन लोगों में बहुत आगे थे। जब उन्होंने स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह का अधिकार मांगा, तो उनके पक्ष में उत्तराधिकार के अधिकारों में भी परिवर्तन की मांग की। वे बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह को बंद करवाना चाहते थे। इससे अधिक वह उनकी शिक्षा के पक्ष में थे, क्योंकि उनके बिना स्त्रियों के समाज में अच्छा स्थान प्राप्त कराने की बात नहीं सोची जा सकती। उन्होंने
जातिवाद पर भी प्रत्यक्ष प्रहार किया। उनके अनुसार जाति पाति के कारण भारतीय समाज जड़ हो गया था और इससे लोगों की एकता तथा घनिष्ठता में बाधा पड़ती थी। इन अनगिनत विभाजनों के कारण देश प्रेम की भावना उत्पन्न ही नहीं होती। उन्होंने यह सुझाव दिया कि जाति पाति के बंधनों को हटाने के लिए शैव वैवाहिक पद्धति अपनानी चाहिए। शैव वैवाहिक पद्धति अर्थात इंटरकास्ट मैरिजेस, ठीक है। धर्म के मामले में उनके विचार उपयोगितावादी थे। लोग उन्हें धार्मिक बेंथम अनुयायी कहते थे। वे धर्मों के भिन्न भिन्न आधारभूत सत्यों को परखना नहीं चाहते थे, अपितु उनके सामाजिक लाभ को देखते थे। उनका बल नैतिक और सामाजिक तत्वों पर भी था जो सभी धर्मों में एक है। इसलिए वह सभी धर्मों की एकता पर बल देते थे। उन्होंने अपने विचारों को ब्रह्म समाज के रूप में प्रकट किया। ब्रह्म समाज का उद्देश्य उस शाश्वत, अप्राप्त और अचल ईश्वर की पूजा था जो सभी धर्म कर सकते थे। शिक्षा के क्षेत्र में वह अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों से देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। शिक्षा के स्तर में विकास के लिए उन्होंने ब्रिटिशों के साथ सहयोग भी किया। राजनीतिक क्षेत्र में उनका विचार था कि अंग्रेजी साम्राज्य एक वास्तविकता है और वह समझते थे कि यह भारत के विकास के लिए पुनर्जन्म देने वाली शक्तियों के रूप में कार्य करेगा। वास्तव में वह 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारों के अग्रदूत थे। उनके अनुसार भारत को अंग्रेजी राज्य की कई वर्षों तक आवश्यकता रहेगी ताकि जिन दिनों वह अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील हो, देश को अत्यधिक हानि ना हो। अर्थात उनके अनुसार अंग्रेजों के अधीन ही भारत नागरिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है और इस सभ्य संसार में अपना स्थान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने उत्तरदायी सरकार की मांग नहीं की, परंतु प्रशासन में बहुत से सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया, जैसे कि अच्छी न्यायपालिका, कार्यकारिणी का न्यायपालिका से पृथकीकरण, भारतीयों की विभिन्न सेवाओं में भर्ती, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता आदि। राजा राममोहन रॉय ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान किया। वह समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे तथा जब कंपनी सरकार ने इस स्वतंत्रता पर रोक लगाई तो उन्होंने 1823 में प्रेस पर नियंत्रण को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। राजा राममोहन रॉय द्वारा आरंभ किए गए भारतीय पुनर्जागरण पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर जे.एन. सरकार ने कहा है कि यह एक गौरवमयी उषा का आरंभ था। ऐसी उषा जैसी संसार में कहीं और देखने को नहीं मिली। एक वास्तविक पुनर्जागरण जो यूरोपीय पुनर्जागरण
जो कस्तुतुनिया के पतन के पश्चात आई थी उससे भी कहीं अधिक विस्तृत थी, अधिक गहरा था और अधिक क्रांतिकारी था। लेकिन कुछ आलोचकों ने कहा है कि उनके समाज तथा धर्म के कार्यों की सफलता सीमित थी। प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी ने 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण और 16वीं शताब्दी के यूरोपीय पुनर्जागरण की तुलना को मूलभूत रूप से अशुद्ध बतलाया है, क्योंकि उस पुनर्जागरण से संसार का रूप ही बदल गया था। राजा राम मोहन रॉय ने पूर्व और पश्चिम का समन्वय लाने का प्रयत्न तो अवश्य किया, परंतु यह समन्वय निम्न स्तर का था। इसी प्रकार प्रोफेसर सुशोभन सरकार कहते हैं, सुशोभन सरकार ने कहा है कि सच्चा समन्वय दोनों विरोधियों को मिलाकर एक तीसरे परंतु अधिक अच्छे समन्वय में होना चाहिए, जो कि दोनों संस्कृतियों से अधिक अच्छा हो। हमें पुनर्जागरण में वह तीसरा और अधिक ऊंचा समन्वय कहाँ है, परंतु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जैसे प्रत्येक युग के महापुरुषों के विषय में होता है कि वे अपनी समस्याओं से कहीं अधिक बड़े होते हैं। समकालीन परिस्थितियों की सीमाओं को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय में ही एक महान दृष्टि वाले व्यक्ति थे और अपने समकालीन लोगों में वे बहुत ऊंचे और आगे थे। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।